आइए हम लोग सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बतला दें कि ये हमारा सेशन चल रहा था जीव विज्ञान का, और जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे जनन चैप्टर, और जनन चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व कर रहे थे। और आज ये तीसरा पार्ट होगा। इसके पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, और आप लोग उसको प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। आज हम लोग तीसरा पार्ट में महत्वपूर्ण टॉपिक आई की ओर बढ़ाएंगे और बढ़ते हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर सीखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न आज के लिए होगा। आज का पहला प्रश्न है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। अर्थात पूछा गया है कि पंखुड़ियों का रंग क्या होता है। एक पुष्प का पंखुड़ी भाग होता है, उस भाग का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी हरा, सी लाल, ऑप्शन डी सफेद होता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझने के लिए कौन सा होता है, मतलब पंखुड़ियों का रंग क्या होता है, हम पुष्प की ओर चलते हैं। पुष्प को देखिएगा तो पुष्प का मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक भाग को सहायक भाग बोलते हैं, सहायक भाग, और दूसरा भाग होता है मुख्य भाग। और ये जो प्रश्न है सहायक भाग से प्रश्न है। सहायक भाग में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बाह्य दल, एक होता है दल। अर्थात इसको बाह्य दल पुंज भी कहते हैं, इसको दल पुंज भी कहते हैं। ये सहायक का 2 पार्ट्स होता है। उसी प्रकार से मुख्य का 2 पार्ट्स होता है। पहला पार्ट आता है पुंकेसर, दूसरा होता है स्त्री केसर। मुख्य भाग से प्रश्न नहीं है। ये कह रहा है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। अर्थात पंखुड़ी जो है, जो पुष्प का बाह्य दल पुंज होता है। आप किसी पुष्प को देखे होंगे तो बाहरी वाला हिस्सा जो पुष्प को बाहर से ढक करके रखता है, वो वाला भाग हरा होता है, और पुष्प के अंदर जो जितना भी फूल की तरह होते हैं उसको दल पुंज कहते हैं। ये रंगीन भाग होता है। ये विभिन्न रंगों का हो सकता है, जैसे कि लाल, गुलाबी, नीला, ये हो सकते हैं। लेकिन ये बाह्य दल पुंज होते हैं, अधिकांशतः हरा ही मिलेंगे, जो बाहर से उसको ढक करके रखते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा बी, हरा होता है। क्लियर है? पंखुड़ियों का रंग अधिकतर किस रंग का होता है? तो अधिकतर होता है हरा। पीला होता नहीं है। पीला ये दलपुंज का भाग होता है। काला तो होता है नहीं है। काला पुष्प का ये बाह्य दलपुंज नहीं हो सकता है, किसी पुष्प का नहीं होगा। सफेद होता नहीं, सफेद दलपुंज होता है। ये सफेद होता है पुष्प का भाग, लेकिन सफेद दलपुंज में आता है। तो आपका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या है। अगला प्रश्न कहता है, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग है जो फल में परिवर्तन होता है? अर्थात जो हम लोग फल खाते हैं वह किसी न किसी पुष्प से ही तैयार हुआ है, और पुष्प के भाग से ही तैयार हुआ है। और किस भाग से तैयार हुआ है? आपका ऑप्शन पहला है पुंकेसर, दूसरा है स्त्री केसर, तीसरा है अंडाशय, चौथा है बीज। आप लोग आंसर बताइए, कौन सा भाग है जो फल में परिवर्तन हो जाता है? आइए आगे बढ़ते हैं तो इसको समझते हैं। पर देखिए, पुष्प का जो भाग है उस भाग को यहाँ केंद्रित करते हैं। देखिए ये पुष्प के हमने भाग बनाया है, इसको बोलते हैं वृंत, या इंग्लिश में स्टाल्क भी कहते हैं। ये वृंत होता है, और इस वृंत में इस तरह संरचना पाया जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पुष्पासन। ये पुष्पासन, और इसके ऊपर देखिएगा यह है अंडाशय। ये वाला अंडाशय का जो ये भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसके ऊपर भाग बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये है अंडाशय, ये है वर्तिका, और ये है वर्तिकाग्र। देखिए, जब पुष्प में निषेचन की क्रिया हो जाती है तो नर भाग का जो पुंकेसर होता है, देखिए ये है पुंकेसर, इधर बना दिए, थोड़ा सा दूरी पर कर दिए, पुंकेसर होता है। पुंकेसर का भी सिंह होता है, इसको बोलते हैं तंतु। इसमें होता है परागकोश, इसके अंदर होता है परागकण। ये परागकण निकल करके ये वर्तिका तक पहुंचता है तो निषेचन की क्रिया होती है। और यही परागकोश जब इसके अंदर आता है, अंडाशय में आता है, तो यहाँ अंडाशय में आकर विकसित करता है, और यही धीरे धीरे अंडाशय विकसित करते ये जो फूल होता है यह फल में बदल जाता है। इसलिए आपका आंसर होगा
अंडाशय। पुंकेसर तो होगा नहीं। पुंकेसर पुरुष भाग है, मादा भाग है, जिसमें तंतु होता है, पराग कोष होता है और पराग कण होते हैं। ये बदलता नहीं है, बस इस पराग कण यहाँ से उड़ के जाता है किसी भी सहायता से, हवा की सहायता से, कीट पतंगों की सहायता से, पानी की सहायता से, किसी भी बाह्य घटक से जा सकता है। ये जाकर यहाँ वर्तिका तक पहुंचता है, निषेचन क्रिया होती है और यह निषेचन क्रिया होने के बाद से यह भ्रूण जाकर के अंडाशय में विकास करता है और यही अंडाशय फल का रूप ले लेता है। ये बीज तो होगा नहीं, बीज तो खुद भ्रूण है, स्त्री के सब नहीं, पुंकेसर भी नहीं। आपका आंसर होगा सी, अंडाशय। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न गौर कीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे, ऑप्शन ए है मूलांकुर, परांकुर, प्ररोह तंत्र, इनमें से कोई नहीं। यानी पूछा गया प्रश्न है कि किस भाग से अर्थात भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसका बताना है। मतलब किस भाग से तना का निर्माण हो जाता है, वही किसी भाग से पत्तियां का निर्माण होता है, उसको बारे में पूछा गया है। देखिए हम बता रहे भ्रूण कहने का मतलब आप समझिए बीज। जैसे चना हो गया भ्रूण हो गया, गेहूं हो गया भ्रूण हो गया, आपके पास दलहन की जो भी फसलें हैं वो भ्रूण होता है। देखिए भ्रूण हो गया, मान लीजिए कोई चना है, ये भ्रूण हो गया। ये भ्रूण क्या होता है, जब इसमें अनुकूल वातावरण मिल जाता है, अनुकूल वातावरण मिलने के बाद से यह इसमें अंकुर आता है। क्या कहते हैं? अंकुर। इसमें देखिएगा छोटा सा भ्रूण में एक छोटा सूक्ष्म छिद्र होगा, उस छिद्र को बोलेंगे माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के द्वारा अंकुर निकलता है। देखिए, और यही जब बाहर को निकल रहा है तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक पार्ट ऊपर को जाता है, एक पार्ट नीचे को जाता है। ऊपर वाला पार्ट को हम लोग शूट भी कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को रूट कहते हैं। रूट, यही रूट को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में हो गया रूट, और हिंदी में बोलते हैं क्या चीज को, मूलांकुर कहते हैं। और ऊपर को जाएगा उसको परांकुर कहते हैं। अब देखिए किससे पत्ती तना का विकास होगा, नीचे वाला भाग से तो पत्ती तना विकास होगा नहीं, नीचे तो जड़ का विकास हो जाता है, या तो नीचे कुछ फल होंगे बैठने के लिए वो विकास करेंगे। जो सूट होगा ऊपर को जाएगा, यथार्थ परांकुर होगा, यही परांकुर ऊपर को जाता है, ऊपर को जाता है और तना, पत्ती, फूल इत्यादि में परिवर्तन हो जाते हैं, इसी से बढ़ते हैं। तो आपका आंसर होगा ये परांकुर, मूलांकुर तो नहीं। ऑप्शन आंसर होगा बी, परांकुर। मूलांकुर तो हो नहीं सकता, ये तो जड़ का भाग है, ये जड़ विकसित होता है। ये जड़ दो प्रकार के हो सकते हैं, मूसलाधार हो सकते हैं, झगड़ादार हो सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और नीचे से पानी, खनिज लवण सप्लाई करते जाते हैं। आपका आंसर होगा ये। प्ररोह तंत्र भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन होगा बी। अगला के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए ये पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, एकल जीवों में प्रजनन की विधि कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया है। पहला है ऑप्शन खंडन, ऑप्शन बी विखंडन, सी बीजाणु समासंघ, डी ये सभी। ये एकल जीव कहने का मतलब कर रहा है जनन का एक वह भाग जो अलैंगिक जनन में आता है। अलैंगिक जनन के द्वारा जो जनन संभव है उसके बारे में पूछा जा रहा है, लैंगिक जनन से नहीं। अलैंगिक जनन कौन कौन सी विधि में आ सकता है, तो अलैंगिक जनन के प्रकार देखिए, खंडन होगा, विखंडन, बीजाणु समाधान, और भी होते हैं। जैसे इसमें खंडन, विखंडन और बीजाणु संधान ये सभी होंगे, यथार्थ तीनों होगा ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों भाग है जो अलैंगिक जनन का भाग है। अगर जनन की बात की जाए, जनन तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक बोलते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा बोलते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और यही अलैंगिक जनन है, जो अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। जैसे हो गया मुकुलन, मुकुलन, विखंडन, विखंडन, विखंडन को यहाँ खंडन कहा गया है, खंडन। उसके बाद बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, और होते हैं कायिका प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। ये सब भाग अलैंगिक जनन का होता है, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये सभी होंगे। खंडन भी होते हैं, विखंडन भी होते हैं, इसके साथ मुकुलन भी हो सकता है, कायिक प्रवर्धन भी हो सकता है, बीजाणु जनन भी हो सकता है। आपका आंसर होगा कौन, ये सभी। चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है,
अब लैंगिक जनन के बारे में बताए थे यहाँ पे कि जनन दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं अलैंगिक जनन, दूसरा कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अब इसमें पूछा है कि किसकी आवश्यकता होती है। देखिए अगर पूछा जाए अलैंगिक का, किसमें अलैंगिक जनन में इसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। लैंगिक अंग भाग नहीं लेने का मतलब जिसमें मेल और फीमेल का कोई आवश्यकता नहीं होगा, एक ही जो पार्ट्स होंगे इसी पार्ट से एक ही से विकसित होंगे। और लैंगिक जनन है, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें दो गो नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। ये दोनों युग्मक आपस में जब संकलित करते हैं तभी ये सफल होता है कौन, लैंगिक जनन। इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, केवल नर जननांग। केवल नर जननांग से नहीं हो सकता है, दोनों चाहिए। लैंगिक जनन में नर जनन चाहिए और मादा जननांग भी चाहिए। ऑप्शन ये नहीं। केवल स्त्री जननांग, ये भी नहीं, केवल स्त्री जननांग से हो नहीं सकता है। अगर एक व्यष्टि होंगे, एक व्यष्टि से लैंगिक जनन की क्रिया नहीं संभव हो सकती है, इसलिए दोनों नहीं होगा। अगला है नर एवं स्त्री जननांग, हाँ दोनों, यानी ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तभी लैंगिक जनन की सफल होती है। तो आपका ऑप्शन होगा सी, ये नर एवं स्त्री जनांग दोनों। अगला प्रश्न क्यों ले चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। पुंकेसर है जो पुष्प का कौन सा जनन अंग है, मतलब जनन अंग में कौन सा भाग है, इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए नर, बी स्त्री, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब अगर पुष्प के बारे में बात की जाए, देखिए पुष्प के बारे में तो कौन कौन सा भाग होता है से फिर से इसको देख लीजिए, यही पर इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पुष्प का एक भाग बताया गया मुख्य भाग, मुख्य भाग, और दूसरा होता है सहायक भाग, सहायक भाग। मुख्य भाग में देखा जाए, ये मुख्य भाग में मुख्य रूप से दो गो होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर इसी का नाम है पुमंग, पुमंग इसी का नाम है आपका है नर भाग। देखिए इसका कई भाग नाम है मुख्य भाग में। दूसरा कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर इसी के नाम कहते हैं जायांग, जायांग इसी को कहते हैं मादा भाग, मादा भाग। लेकिन पुष्प का देखिए कई नाम हो सकते हैं। मुख्य भाग दो प्रकार के होते हैं, अब इसमें ये सब एक ही है और ये सब एक ही है, नाम खाली अलग अलग है, तीन तीन नाम से जान जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादा। कभी पूछ देगा पुमंग के बारे में, कभी पूछ देगा पुंग केसर के बारे में, कभी पूछ देगा नर के बारे में। यानी मुख्य भाग में देखिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहीं से आपका प्रश्न था। इस प्रश्न में क्या कहा गया था कि पुंग केसर पुष्प का कौन सा जननांग है, पुंग केसर के बारे में पूछा गया। अब देखिए हम पुंग केसर के बारे में क्या बताएं। देखिए पुंग केसर कौन सा जननांग है, बोलेंगे नर जननांग है, किसी का तो नाम है पुंग केसर का नर जननांग, या पुमंग कहा जाता है, पुमंग हम लोग आगे बढ़े थे। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन होगा, ये नर जननांग, ऑप्शन ए सही होगा। स्त्री जनांग तो होगा नहीं, क्योंकि स्त्री जनांग में देखिए क्या बताया, स्त्री जनांग को क्या बोलते हैं, स्त्री जनांग में मादा को कहते हैं, इसी को एक नाम और कह दीजिए, स्त्री कह दीजिए, स्त्री जनांग कह दीजिए। तो ये जायांग कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे, तो स्त्री केसर में जायांग केसर नहीं हो पा सकता है। ऑप्शन होगा ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। आपका आंसर होगा ये। चलते हैं अगला प्रश्न क्यों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या उपस्थित हो रहा है। ये प्रश्न है कि पुष्प में पुरुषों में, सॉरी पुष्प नहीं, पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है, जब पुरुषों में या महिलाओं में भी कह सके, क्योंकि पुरुष का अलग यौवनारंभ की शुरुआती होती है और महिलाओं का अलग, अर्थात उसको प्यूबर्टी के नाम से भी जानते हैं। कभी ऐसा यौवनारंभ को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अर्थात इसमें लक्षण पूछा कि जैसे जैसे जो युवा होते हैं, जो एडल्ट होते हैं या एडोलसेंस उसको कहते भी है, आगे की ओर बढ़ते हैं, यौवनारंभ भी कहते हैं, तो उनके दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाता है, कंठ का फूलना होता है, दाढ़ी मूछें रहता है, कंठ होता है यहाँ पे जो हल्का हल्का ऊपर को बाहर को निकलने लगता है। हम लोग कहते हैं कि बड़ा हो गया, जवान हो गया, कंठ बाहर निकलता है। अगला ये मांसपेशी में उभार आना, मांसपेशी में उभार आता है, हल्का हमारे बाहें फूलती है, सीना थोड़ा सा फूलता है, ये जांग की गोलाई बढ़ती है। ये सभी आपका आंसर इसमें होगा, क्योंकि यौवनारंभ के समय में ये सभी लक्षण की शुरुआती हो जाती है। ये दाढ़ी मूछें का जमना हो जाता है, कंठ का भी फूलना हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा कंठ ये बाहर को हल्का हल्का निकलना शुरू हो जाता है। आवाज भी परिवर्तन होता है, इसमें आवाज भी अगर है तो आवाज भी परिवर्तन कह सकते हैं कि आवाज भी परिवर्तन हो सकते हैं। इसके साथ साथ उसके साथ एक विशेष प्रकार का इसके अंदर से शरीर के विशेष प्रकार का शरीर के अंदर से हार्मोन भी रिलीज होते हैं, और वही हार्मोन के कारण से, वो हार्मोन के कारण से इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आपका आंसर होगा
इनमें से सभी, यानी ये सभी होंगे, ये लक्षण सभी हैं। अगला प्रश्न क्यों ले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, स्त्रियों में यौवनारंभ, अर्थात स्त्रियों में, महिलाओं में प्यूबर्टी या एडोलसेंस आता है तो क्या क्या परिवर्तन दिखता है, अर्थात उसके आम भाषा में कह सकते हैं कि जवान हो रही है, तो इसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये परिवर्तन है कि स्तन में वृद्धि होती है, हाँ ये हो सकता है, जैसे 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 एडोलसेंस आते हैं, उम्र बढ़ता है, जवान हो जाती है, तो उसका जो होता है ये स्तन स्तन का आकार का होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो पहला लक्षण ये भी हो सकता है। अगला नितंबों का उभरना, दूसरा ये भी नितंब होता है, ये भी नितंब अर्थात कह सकते हैं जांघ की गोलाई, ये धीरे धीरे ये भी बढ़ सकता है। अगला रजु धर्म का प्रारंभ, हाँ रजु धर्म हो सकता है, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में एमसी भी कहते हैं या मासिक चक्र भी कहते हैं, ये एमसी या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ये भी है, अर्थात ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, ये इनमें से सभी होगा ऑप्शन ए, अर्थात ये स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, स्त्रियों में भी एक विशेष प्रकार के हार्मोन निकलती है, ये हार्मोन के कारण से इसमें परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न क्यों ले चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। मनुष्य का नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए वृषण, ये दूसरा शुक्रवाहिका, सी मूत्रमार्ग, डी ये सभी। इसमें कह रहा है मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। नर जनन अंग किसको बोला जाएगा, मनुष्यों में कहा जाएगा, तो वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग ये सभी। अगर बात की जाए मनुष्य में तो नर जननांग, मनुष्य में नर जननांग कौन कौन सा होता है, देखिए एक होता है वृषण, वृषण भी होता है, फिर होता है शुक्रवाहिका, 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 फिर होता है शुक्राशय, 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 फिर होता है शिश्न, शिश्न, ये सब मनुष्य का नर जननांग का भाग है। अब देख लीजिए इसमें शिश्न, शिश्न के अंदर भी होता है मूत्रमार्ग, ये अलग होता है, जिसके रास्ते से पेशाब या मूत्र बाहर की आता है किडनी से होते हुए। देखिए शिश्न और मूत्रमार्ग ये दोनों कॉमन रास्ते हैं, एक ही हो सकता है, शिश्न या कहिए या मूत्रमार्ग कहिए, ये कॉमन रास्ता है। शिश्न से पहले एक नली आता है, उसको यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा को ही मूत्रमार्ग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वृषण भी होगा, शुक्रवाहिका भी होगा, मूत्रमार्ग भी होगा, यह ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी होगा। यह मनुष्यों में नर जननांग की चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। शुक्राणुओं का मोचन कहने का मतलब स्थानांतर, शुक्राणु किस रास्ते से ऊपर की ओर बढ़ते हैं जाते हैं। अगर देखा जाए शुक्राणु के बारे में, देखिए मनुष्य का ये नर जननांग है, नर जननांग होता है वृषण, वृषण होता है नर जननांग, वृषण के बारे में देखा जाए यह है वृषण, नर जननांग होता है। और वृषण के बाद देखिए अगर फिगर देखा जाए, ये वृषण का है, ये दो वृषण होते हैं, ये नर जननांग, इसके बाहर में इस तरह का थैली होता है, इसको वृषण कोष कहते हैं, बोलते हैं वृषण कोष या एपिडिडिम्स भी नाम से भी जानते हैं। ये हो गया। अब इससे जो एक कॉमन रास्ता निकलता है, ये आई को इसको ले जाता है, इस नली को हम लोग बोलते हैं ये शुक्रवाहिका, ये होता है शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका में ही ये शुक्राणुओं का मोचन होता है। यहाँ शुक्राणु क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होने के बाद से जब एक्साइटेड अवस्था में आता है, अर्थात उत्तेजित अवस्था में होता है, तो यहाँ से निकल करके जाता है और विराशय में बजाता है, विराशय और विराशय में जाकर जमा होता है और वहाँ समय समय पर बाहर निकाल देता है। तो अर्थात मोचन की क्रिया कहा गया तो इसमें होता है, यानी कहेंगे शुक्रवाहिका में मोचन किया होगा। अधिवृषण तो होगा नहीं। अधिवृषण क्या है, तो वृषण के ऊपर एक प्रकार का विशेष प्रकार का थैली होता है, जिसको बोलते हैं अधिवृषण, वृषण के ऊपर पाया जाता है अधिवृषण। अगला वृषण क्या है, तो वृषण तो देख लीजिए ये वृषण हो गया। उसको आ गया शुक्राशय, जहाँ पे विराशय को ही शुक्राशय कहा गया, जहाँ पे शुक्र जाकर के जमा हो जाता है। तो आपका आंसर होगा बी, कहाँ मोचन होगा, शुक्रवाहिका में होगा। अगला प्रश्न क्यों ले चलते हैं, ये आज का आखिरी प्रश्न होगा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इसको पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या इसका ऑप्शन होगा। प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे जा चुके हैं और बहुत हल्का प्रश्न है। ये सामान्य पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इतना आना चाहिए। देखिए स्त्रियों में अंडाशय की बात की जाए
अगर महिला जनन तंत्र अर्थात मानव जनन तंत्र की बात की जाए तो देखिए इस तरह का जनन तंत्र का संरचना बनता है। यह मानव जननांग। मानव जननांग की बात की जाए तो ये जननांग का भाग होता है। ये बाहर यहाँ पे होता है अंडाशय, यहाँ पे एक होता है अंडाशय और एक होता है यहाँ पे होता है अंडाशय। ये दोनों भाग में होता है। यहाँ अंडाशय से ही जो एग होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए वहां से बाहर निकल कर आते हैं। यह फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका होता है। और यह भी है अंडाशय। ये 28 दिन के लिए ही तैयार होकर निकलता है। 28 दिन इसका जब समाप्त हो जाता है तो 28 दिन तक ही निकलता है। ये बारी बारी से 2 अंडाशय होते हैं। ये बारी बारी से मासिक धर्म या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल ये इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। अर्थात कहा गया है कि संख्या क्या होता है, तो हम संख्या की बात पूछा गया तो एक इधर साइड में है, इधर साइड में है, अर्थात 2 होता है। एक तो नहीं, क्या कहेंगे 2। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होते हैं। इसी से अंडाशय जो अंडाशय होता है अर्थात एक होता है बाहर निकल जाता है। और मेल गैमेट यहाँ से होता है, ये वाल्वा के द्वारा अर्थात योनि के द्वारा बाहर को जाता है और यहाँ आकर के निषेचन की क्रिया होती है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है तो फैलोपियन नलिका में होता है। यहाँ निषेचन होगा और यहाँ पे निषेचन होने के बाद से यहाँ है ये गर्भाशय, यहाँ आकर के भ्रूण आएगा और गर्भाशय के पास विकसित होगा और धीरे धीरे वह जो एग होता है भ्रूण में बनता है, भ्रूण में फिर शिशु में बदल जाता है। तो जैसे जैसे मतलब समय आगे बढ़ते जाता है तो भ्रूण का विकास होते जाता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, पूछेगा भ्रूण का विकास कहाँ, तो बोले कहाँ, गर्भाशय में। निषेचन क्रिया कहाँ होता है तो बोलेंगे फैलोपियन नलिका में। और पूछा जाए कि अंडे का निर्माण कहाँ होता है अर्थात एग का निर्माण कहाँ होता है तो अंडाशय में होता है। ये प्रश्न कॉमन है, पूछे जा सकते हैं। तो आज आपका आखिरी प्रश्न था। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किए हैं, आपको या कौन कौन से प्रश्न आप नए प्रश्न के रूप में सीखे हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।